नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टिंग के 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक वेटलैंड जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक वेटलैंड, एक रामसर साइट है जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड। यह जो रेणुका वेटलैंड है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो है रेणुका वेटलैंड, यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, जैसे चंद्रताल झील हो गई, इसके अलावा पोंग डैम लेक हो गई। ये सभी आपके वेटलैंड है जो आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है आपके हिमाचल प्रदेश में, जैसे आपका पीन वैली नेशनल पार्क हो गया। कौन सा? तो पीन वैली जो आपका नेशनल पार्क है यह भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसे भी आप याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको पता होगा चावल की एक किस्म है जिसका नाम है वाडा कोलम, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है कि वाडा कोलम जो है यह किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो वाडा कोलम जो राइस है कहाँ का है? तो यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र का, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाडा कोलम आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनको देख लीजिए। तो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क आपके बन सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद आपका हो गया चंदोली नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। इसके बाद टडोबा अंधारी नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। इसके बाद नौवा गांव जो नेशनल पार्क है यह भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। और इसके अलावा आपके जो वेटलैंड है जो रामसर स्थल हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से? जैसे लोनार झील आपकी हो गई, लोनार झील आप याद रखिएगा। लोनार लेक जो है यह एकदम लेटेस्ट की रामसर साइट है, कहाँ की? तो आपकी महाराष्ट्र की। इसके अलावा भोज वेटलैंड भी आपका यहाँ पे रामसर स्थल है, भोज वेटलैंड। इसके अलावा नंदूर मद महेश्वर ये भी एक रामसर स्थल है जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहां पर लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दुनिया की जो पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है कहां पर लॉन्च की गई है? तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है जर्मनी में। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, जर्मनी में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बात यहाँ पे जर्मनी की हो रही है, तो ये जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी राजधानी आप याद देखिएगा, बर्लिन है, बर्लिन इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा है यूरो है इसकी मुद्रा। और इसकी नई चांसलर बनी है ओलाफ स्कोल्ज, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओलाफ स्कोल्ज जो है ये नई चांसलर है कहाँ की? तो आपकी जर्मनी के। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ओलाफ स्कोल्ज। इसके बाद यहाँ की मुद्रा यूरो हो गई। और यहाँ की संसद आप याद देखिएगा, बुंडेसटैग। क्या है? बुंडेसटैग जो है जर्मनी की संसद है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा एक नदी है राइन नदी, इस नदी का नाम आप याद देखिएगा। जो राइन नदी है यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। इसके बारे में आप याद देखिएगा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। और इसके बाद रूस आपको जर्मनी में मिलेगा एक रूर बेसिन, यह एक औद्योगिक एरिया भी है जर्मनी का, जहां से सबसे अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है जर्मनी में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, रूर बेसिन, इसको हम जर्मनी का
काला प्रदेश भी कहते हैं। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा जर्मनी का जो पिग आयरन है, जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है, और लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए किस देश के अस्पताल भवन को दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह अस्पताल भवन है आपका बांग्लादेश का, तथा बांग्लादेश का जो अस्पताल भवन है इसको 2021 के लिए दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका में आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ऑफिशियल डेट है आपकी है 9 अगस्त को, एकदम ऑफिशियल रूप से आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 9 अगस्त 1942 को, तथा जिस दिन यानी कि 9 अगस्त को जैसे ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, तो आपकी उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन 0 आवर, इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑपरेशन 0 आवर। जैसे ही 9 अगस्त को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, उसी समय तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट कर दिया जाता है, और इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को जो है गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी जितने इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, इन सभी को जो है आपका ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, परंतु जो अन्य लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, इन सभी लीडर को अहमदनगर जेल में रख दिया गया था। तो ये डिफरेंस आप याद देखिएगा, केवल महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, लेकिन बाकी के जो लीडर आपके गिरफ्तार हुए थे, जो मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी को जो है अहमदनगर जेल में रख दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। तथा भारत छोड़ो आंदोलन का एक फेमस नारा था करो या मरो, यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद किया गया था? तो जो मैंने आपको भी बताया, ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को कैद करके आगा खां जेल में रख दिया गया था। और इसके अलावा अहमदनगर जेल में किसको रखा गया था? तो अन्य जो बड़े लीडर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी को अहमदनगर जेल में रख दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की जो मांग है करने का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था, एक सेशन होता है लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है लाहौर में, जिसको हम लाहौर सेशन के नाम से जानते हैं। यह होता है 1940 में, और इसी लाहौर सेशन में ही, और जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इसी अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग का प्रस्ताव रखा गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में 1940 के जो आपके जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लाहौर सेशन 1940। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कब था। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था यह हुआ था अगस्त 1940 में शुरू हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, अक्टूबर 1940 में। अक्टूबर 1940 में आपका
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र के पवनार से। कहाँ से, तो लोकेशन भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पवनार नामक स्थान से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा अक्टूबर 1940 में, तथा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर महात्मा गांधी ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। तथा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे। कौन थे, तो विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे। और सेकेंड यानी कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे राज्यसभा के बारे में कुछ कथन दिया गया है उसके सदस्यों के बारे में, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के संदर्भ में आपको बताना है सही जवाब। तो मैं कथन को नहीं पढ़ूंगा, समय वेस्ट होगा, डायरेक्ट आंसर की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो डायरेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम आपके सदस्य कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपके राज्यसभा में सदस्य होते हैं 250 होते हैं। 250 आपके अधिकतम सदस्य होते हैं। कहाँ पर, तो राज्यसभा में, जिनमें से आपके 238 सदस्य क्या होते हैं, 200 सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी है ना, हाँ। तो इन 250 सदस्यों में से आपके 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और बाकी के जो आपके 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इन 12 सदस्यों को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है राज्यसभा की। लेकिन वर्तमान में चुनाव होता है 245 पर ही, तथा इन 245 में से 233 जो आपके सदस्य होते हैं वे आपके निर्वाचित होते हैं और 200 आपके इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं 245 में से ये आपके मनोनीत किए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आप याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं हम राज्यसभा को। इसके अलावा अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा वो है 30 वर्ष की आयु सीमा है न्यूनतम। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल है यह समाप्त होने का विषय नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, कितना कैसा है, तो यह एक अस्थायी सदन है आपका राज्यसभा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में यह डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 80 जो आपका है यह राज्यसभा के गठन से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा। और जो आपका मनी बिल होता है, जो आपका धन विधेयक होता है, यह कहाँ पर पेश किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो धन विधेयक होता है यह कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमेशा लोकसभा में आपका धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा राज्यसभा के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। अनुच्छेद 81 जो है आपका लोकसभा के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 81 और राज्यसभा के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 80। तो इन दोनों अनुच्छेदों का आप याद रखिएगा। तथा लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य आपके कितने हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो लोकसभा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो आपकी लोकसभा होती है उसको हम लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। तथा इसमें जो है आपके मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, कितने, तो लोकसभा में मैक्सिमम आपके 552 सदस्य हो सकते हैं। तथा इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्तमान में आपके लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। तथा लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होता है, यानी कि जनता चुनती है लोकसभा के सदस्यों को। तथा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है लोकसभा का चुनाव होता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। आपको बताना है कि जो लोक लेखा समिति होती है
यह अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपकी जो लोक लेखा समिति होती है यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और किसको? तो लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। तथा लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? यह सीएजी जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो भी आपके वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी जांच की जाती है। किसके? तो सीएजी के द्वारा जो भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उनकी जो जांच का कार्य है वह लोक लेखा समिति करती है। तथा जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है लोक लेखा समिति वह लोकसभा अध्यक्ष को प्रोवाइड करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो लोक लेखा समिति इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं इनमें से, और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं, यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है। तो विपक्ष वर्तमान में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यानी कि हमेशा विपक्ष का जो व्यक्ति होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है विपक्षी दल से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप में वर्तमान में टोटल 36 द्वीप हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 36 और द्वीप आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती है, कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो कवरत्ती है यह वर्तमान में लक्षद्वीप की क्या है? तो ऑफिशियल राजधानी है, ऑफिशियल यहाँ की कैपिटल है। और इसके बाद आपका जो लक्षद्वीप है यहाँ की ऑफिशियल भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा आपको मिलेगी क्या? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मलयालम जो यहाँ की भाषा है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ के प्रशासक कौन है वर्तमान में? तो लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में आपके लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट होते हैं इनको हम सहयाद्री के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयाद्री। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में जो झरिया यह क्यों फेमस है? तो झारखंड का झरिया फेमस है कोयला उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोयला उत्पादन के लिए झारखंड का झरिया फेमस है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार आपको मिलेगा कहाँ पर? तो असम डिगबोई में, यानी कि डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है यह किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी यह जनता पार्टी के शासनकाल में लागू की गई थी। 1975 में जब इमरजेंसी आपकी लागू की गई थी, तो इस इमरजेंसी के बाद 1977 में दोबारा से चुनाव होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की हार हो जाती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की हार होती है और एक नई पार्टी सत्ता में आती है जिसका नाम है जनता पार्टी। तो इसी जनता पार्टी के द्वारा ही रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी वह लागू की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता पार्टी। इस रोलिंग प्लान को हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो यह जो आपका रोलिंग प्लान इसको हम अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसका यह थी आपकी पहला जो रोलिंग प्लान था यह 1978 से 80 के मध्य इसका टाइम पीरियड था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, 1978 से 80 के मध्य रखा गया था यह रोलिंग प्लान। तो ये डेट भी आपको, वर्ष भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 को जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी, 1 सितंबर 1956। तथा हाल ही में मतलब मुझे 2 से 3 दिन हुए और जो LIC इसने अपना IPO भी लॉन्च कर दिया, इस कारण से न्यूज़ में है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, LIC ने अपना हाल ही में IPO भी लॉन्च कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट है। और निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है इसमें से? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो आयतन है यह सदिश राशि नहीं, यानी कि आयतन आपकी अदिश राशि है। और इसके अलावा बाकी जो तीनों राशियां दी गई हैं
विस्थापन, बल, वेग, ये आपकी सदिश राशियाँ हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी आपकी क्या है? ये सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो अदिश राशियों में आपका आयतन हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रडार का आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन था? इसके नाम में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा जो रडार का आविष्कार किया गया था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी आपसे पूछा जा रहा है? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी है? तो ऑक्सीजन और एसीटीन का उपयोग जो होता है आपका वेल्डिंग में, एसीटिलीन का जो उपयोग है आपका वेल्डिंग में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिप्सम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से मुख्यतः आपका कार्बोहाइड्रेट मिलेगा चावल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चावल है यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में जो यकृत होता है, या मतलब मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है, यह कहाँ पर भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है आपका यकृत में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत में जो है आपका विटामिन ए भंडारित होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन, यह किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, इसी पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी कि प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वाराणसी में। कहाँ पर? तो वाराणसी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त प्रांत का जो नाम था बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त प्रांत का जो नाम था यह फाइनली बदलकर 1950 में कर दिया गया था। क्या? तो इसका नाम 1950 में कर दिया गया था उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1950 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ संगठन आपके सामने दिए गए हैं और उनका यहाँ पे स्थान दिया गया। सभी संगठन आपके यूपी के हैं, यानी कि यूपी स्पेशल का ये दोनों प्रश्न आपके सामने है। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा यहाँ पे गाजियाबाद दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे गाजियाबाद की जगह नोएडा होना चाहिए था, यानी कि पहला ही आपका सही सुमेलित नहीं था। यहाँ पे नोएडा सही आंसर होगा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा नोएडा में। उसके बाद सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा आगरा में। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आपको मिलेगा मेरठ में। तो इस प्रकार से चारों मैंने आपको बता दिए हैं। पहला वाला आपका सुमेलित नहीं था, यहाँ पे नोएडा राइट आंसर आपका हो जाएगा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में अवस्थित है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा और लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लखनऊ में आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर आपका था 24वां, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो इसका अगला भाग यानी कि सेट नंबर 25 हम जल्दी अपलोड करेंगे आप तक, आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।